स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। आज हम कक्षा 11 के गणित में अध्याय 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यानी ये एक्चुअली में होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी चीज की जब आवश्यकता पड़ती है तब उसका आविष्कार होता है। यानी हम देखेंगे कि ये हमारे लिए आवश्यक क्यों है, यानी गणित में ये रखा गया है, इसकी आवश्यकता क्या थी। तो देखिए, जैसे हम आपसे कहें कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ये प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला होता है। कितने पदों का? तो n पदों का, जहां पे n क्या है? अंतिम पद होता है। किसी को समेशन n से दिखाते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि अगर आप प्राकृतिक संख्याओं के n पदों का तो फार्मूला हो जाएगा, यानी 10 पदों तक का योगफल निकालिए। तो आप n की जगह पे 10 रखते हैं, यानी 10 गुणे 10 प्लस 1/2, इसी को हल कर लेते हैं तो पूरा योगफल आ जाता है। क्लियर? चलिए, तो ऐसे अगर हमें 20 का निकालना हो तो क्या 20 के लिए भी ये लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हम n की जगह 20 रखते हैं, फिर 20 गुणे 20 प्लस 1/2 करते हैं, जो आता है उतने तक का योगफल आ जाता है। लेकिन ये हम कितने का किए? 10 का किए, 20 का किए, ऐसे रख के हम देख रहे हैं क्या ये सही है कि नहीं सही है। तो हम देख लेते हैं, अगर योगफल आ गया और हम पूरा जोड़ते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 करके 10 तक जोड़े, जितना आया उसको, और यहाँ पे 10 रख करके देखें ये मान, अगर दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब ये सही है। लेकिन क्या सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या ये सत्य है? अगर इसको पता करना है, इसका निर्धारण करना है, तो ये गणितीय आगमन का सिद्धांत मेथड यूज किया जाता है। यानी इसकी मदद से हम पता कर लेते हैं कि ये जो दिया गया हमारा कथन है, यानी जो फार्मूला है, ये n इंटू n प्लस 1/2, ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। यानी n का मान हम कुछ भी रखें, चाहे 1 लाख के पदों तक का निकालना है तो हम n के यहाँ पे 1 लाख रख करके हम निकाल सकते हैं। तो यही गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है? एक मेथड है इसको सिद्ध करने का, कि अगर कहा जाए कि इसको सिद्ध करिए कि ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है, यानी आप n का मान कुछ भी रखिए सभी के लिए सत्य ही आएगा हमेशा, यानी ये फॉलो करेगा, एक्यूरेट आंसर देगा। क्लियर? चलिए, ऐसे ही बात करें अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। ये क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। जैसे आपको निकालने कोई बोले 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करके n तक के n के स्क्वायर अर्थात n तक पद रहेंगे, सभी के स्क्वायर तक का योगफल निकालना हो जाए तो हम ये फार्मूला रखते हैं। खाली अगर मान लीजिए हमको ये निकालना होता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 तक का निकालना है, तो हम n की जगह केवल 5 रख देंगे। यहाँ पे n क्या होता है? अंतिम पद होता है, तो हम 5 रख देंगे। 5 गुणे 5 प्लस 1, फिर 2 गुणे 5 प्लस 1/6 रख के निकाल लेंगे, तो वहां पे हमारा मान आ जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 5 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए, ये तो हम 5 तक किए, लेकिन मान लीजिए ऐसे हमें 100 तक करना हो, 1000 करना हो, तो क्या सभी के लिए ये सत्य है? तो इसको भी हम गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। यहाँ पे n का मान कुछ भी रखिए, सबको ये संतुष्ट करेगा। ये तो हो गया कि इसकी आवश्यकता क्या थी, यानी इसकी आवश्यकता ये है कि कोई भी कथन दिया रहेगा इसको हम सिद्ध करते हैं, यानी इसकी मदद से हम सिद्ध करते हैं कि ये जो दिया गया कथन है ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। आप कुछ भी n का मान रखेंगे सबको फॉलो करेगा। क्लियर? ये तो हो गया आपका कि इसकी आवश्यकता क्यों थी। अब हम अगर ये समझें कि ये एक्चुअली में है क्या, कैसे काम करता है, इसमें 3 स्टेप को फॉलो करने होते हैं, और 3 स्टेप को फॉलो क्यों करने होते हैं इसके ऊपर भी अगर हम चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। नहीं तो मैं ये बुक का लगे जब भी समझाऊंगा रटा दूंगा तो आप रट लेंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आपको समझना यह है कि हम 3 स्टेप क्यों फॉलो करते हैं। इसमें 3 स्टेप फॉलो करना होता है, ये बुक में दिया गया है, हम चाहे तो बता दें 3 स्टेप ऐसे फॉलो करिए और वैसे करते चले जाइए, आपका आंसर भी आ जाएगा, आपको नंबर भी मिल जाएंगे। लेकिन एक्चुअली माइंड में आना चाहिए 3 स्टेप क्यों फॉलो करें। हम क्या 2 स्टेप में नहीं काम हमारा बन जाएगा? 4 स्टेप क्यों नहीं लग रहे हैं? तो देखिए, इस वजह से नहीं लगते हैं क्योंकि हमारा काम 3 स्टेप में हो जाता है। कैसे? जैसे हम एग्जाम्पल से समझाएं कि मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट 1 दिया गया है, जो कि स्टेटमेंट बोलते हैं। इस चैप्टर में इस पॉइंट 1 को हम कहेंगे ये स्टेटमेंट 1 दिया गया, यानी कथन 1 है कि मान लीजिए कि राम एक मनुष्य है। राम एक क्या है? मनुष्य है। राम क्या है? एक मनुष्य है। ये पहला कथन है, यानी किसी ने कहा कि राम एक मनुष्य है, और सही है, राम क्या है? एक मनुष्य, जानवर तो है नहीं। मान लीजिए 1 मिनट के लिए अगर जानवर भी होता तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे क्या माने हैं कि राम एक मनुष्य है। चल, ये कथन है एक। और दूसरा कथन है कि हो सकता है किसी ने अपने किसी
जानवर का नाम राम रखा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या माने हैं कि राम एक मनुष्य है। दूसरा कथन क्या है कि सभी मनुष्य मरणशील है। क्या है? मरणशील है, मतलब सभी मनुष्य क्या होते हैं? एक ना एक दिन मरते हैं। ये दूसरा कथन है। पहला कथन क्या था कि राम एक मनुष्य है और सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये दूसरा कथन है। पहला कथन ऊपर वाला है। तो देखिए इन दोनों की मदद से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तीसरा कथन हम क्या बता सकते हैं? हम ये बता सकते हैं कि राम भी क्या है? मरणशील है। कहने का मतलब जब सभी मनुष्य क्या है? मरणशील हैं, इसमें मनुष्य में तो राम भी है ना, क्योंकि राम एक मनुष्य है और सभी मनुष्य मरणशील है। तो हम पहले और दूसरे की मदद से हम एक तीसरा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राम भी क्या है? मरणशील है। ऐसे लिख सकते हैं, एक और दो की सहायता से लिख सकते हैं कि राम क्या है? राम एक मरणशील मनुष्य है। मरणशील मनुष्य क्यों? जबकि मनुष्य है तो सभी मनुष्य मरणशील है, ये दूसरे कथन में दिया गया है। इन दोनों के हम मेल से एक तीसरा निकाल सकते हैं कथन कि राम भी एक मरणशील मनुष्य है। तो बताइए क्या इससे सिद्ध नहीं हो गया? ऑफकोर्स ये सिद्ध हो गया। ये दो कथन अगर सत्य है तो तीसरा भी डेफिनेटली सत्य होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब इसमें दो स्टेप दिए रहेंगे या मान लेंगे या कुछ भी करेंगे और तीसरा हम क्या करेंगे? इन्हीं दोनों से निकाल लेंगे। क्लियर? चलिए हम ले लेते हैं कोई दूसरा। मान लीजिए कि चल ले लेते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल। चलिए दो मत लिखिए, एग्जाम्पल करके लिखिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मान लीजिए पहला पॉइंट है कि 8 2 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब 8 जो है 2 से कट जाता है। 8 क्या होता है? 2 से कट जाता है। 2 से भाग करेंगे 8 में तो 2 चौका 8 कट जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। ये तो सही है ना कि 8 2 से विभाज्य सत्य है। ऐसे हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कि 2 से विभाज्य सभी संख्याएं क्या होती हैं? 2 से विभाज्य सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, सम होती हैं। चलिए ऐसे लिख लेते हैं 60 में। यानी 8 क्या है? 2 से विभाज्य है और दूसरा कथन यह है कि जो भी 2 से विभाज्य होगा सभी सम संख्याएं होंगी। तो हम इससे तीसरा क्या निकाल सकते हैं निष्कर्ष? तीसरा कथन ये कह सकते हैं कि जब 8 2 से कट रहा है और जो भी संख्याएं 2 से कट जाती हैं सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो हम 1 और 2 की मदद से लिख सकते हैं कि 8 भी एक सम संख्या है। सम संख्या है। क्या बताइए ऊपर सम संख्या लिखा था? नहीं लिखा था, केवल ये लिखा था कि 8 2 से विभाज्य है। जब 2 से विभाज्य है 8 और 2 से विभाज्य सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो ये बताइए 2 से विभाज्य जितनी संख्या होती है दुनिया की सभी सम संख्याएं होती हैं और 8 भी क्या है? 2 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि ये 8 भी क्या होगा? एक सम संख्या होगा, अर्थात 8 भी सम संख्याओं के लिस्ट में शामिल होगा। क्लियर? अर्थात समझना यह है कि अगर दो कथन है हमारे पास तो हम तीसरा कथन आराम से दोनों कथन की मदद से निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए ये तो होगा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आराम से हम ऐसे समझ सकते हैं कि दो इसके 3 कथन क्यों थे, मतलब 2 कथन थे, तीसरा हम कैसे निकाल लेते हैं। क्लियर? यानी 4 की आवश्यकता नहीं, केवल हम 2 ही हमारे पास दिए रहेंगे। एक अगर सत्य है दूसरा भी इसी से मिलता जुलता है, ये भी सत्य है, तो हम तीसरा कथन कह सकते हैं कि ये भी सत्य है दोनों की मदद से। तो देखिए अगर हम ये बात करें कि बुक का लैंग्वेज क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है क्या भी हम बोले कि 3 स्टेप, केवल इस चैप्टर को समझना है, केवल आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। बार बार कोई भी क्वेश्चन हो जाए गणितीय आगमन के सिद्धांत का अगर सिद्ध करना है इसकी मदद से, तो हम केवल 3 स्टेप फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से सॉल्व करते चले जाएंगे कोई क्वेश्चन हो जाए। तो देखिए ये बुक का लैंग्वेज है कि कल्पना कीजिए धन पूर्णांक, याद रखेंगे धन पूर्णांक की बात केवल करेंगे हम। कल्पना कीजिए कि धन पूर्णांक Pn, Pn क्या है? कोई एक स्टेटमेंट है, यानी कोई भी, जैसे हम कथन यहाँ पे लिखे थे कि राम एक मनुष्य है तो उसी को हम Pn से दिखा देंगे। बस वही है कि कल्पना कीजिए कि धन पूर्णांक Pn से संबंध एक दिया गया कथन इस प्रकार है, यानी कोई कथन है वो किस प्रकार दिया गया नीचे वर्णन किया गया। तो पहला है कि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, अर्थात P1 सत्य है। यानी हमारे पास यदि कोई कथन दिया गया है Pn के बराबर, यानी Pn कोई कथन दिया गया है, यदि वह n बराबर 1 के लिए सत्य है, यानी सबसे पहले जो हमें Pn दिया रहेगा उसमें हम n की वैल्यू रखेंगे।
n बराबर 1 रखेंगे। अगर n बराबर 1 के लिए सत्य आ गया तब तो पहला काम हमारा हो जाता है, यानी पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। क्लियर? क्या करेंगे, जो कथन दिया रहेगा उसको हम Pn मान लेंगे, ये Pn के बराबर है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे और देखेंगे क्या दिया गया कथन सत्य है कि नहीं n बराबर 1 के लिए। अगर n बराबर 1 के लिए सत्य है तो एक काम हमारा हो जाता है, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप देखते हैं कि अब हम लिखेंगे कि यदि n बराबर k, यानी जो हमारा Pn था वहां पे हम n बराबर k रखेंगे। क्या रखेंगे, n बराबर k रखेंगे, एक यानी k क्या है पे प्राकृतिक संख्या है। यदि n बराबर k एक प्राकृतिक संख्या के लिए कथन सत्य है, मतलब जो हमारा Pn था सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे। यदि n बराबर 1 के लिए सत्य आ गया, फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि Pn n बराबर k के लिए भी सत्य है। अपने मन से ऐसे मान लेंगे कि Pn जो दिया गया है वो n बराबर k के लिए सत्य है। k क्या है, कोई एक प्राकृतिक संख्या है, उसके लिए सत्य है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी दूसरे की मदद से, यानी Pn जो n बराबर k के लिए सत्य था, इसी की मदद से हम सिद्ध करेंगे कि जो Pn है वो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अर्थात Pk की सत्यता का तात्पर्य है कि Pk प्लस 1 की सत्यता, यानी Pk अगर हम निकाल लिए हैं तो इसी की मदद से अगर हम निकाल लिए कि Pk प्लस 1 भी सत्य है। कब, जब Pk सत्य है तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा जो दिया गया कथन है वो हमेशा किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य है। क्लियर? चलिए, ये तो हो जाता है हमारा स्टेटमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, एक एक स्टेप करके समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपको आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अर्थात उदाहरण नंबर 1 क्या है कि सभी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी n का जो मान है वो 1 से बड़ा है और 1 के बराबर, यानी 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं हैं n के लिए सिद्ध कीजिए। यानी अभी हम क्या किए थे, वही लिखे थे ना कि प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र n इंटू n प्लस 1/2, हम इसको भी चाहे सिद्ध कर सकते हैं, या फिर एक जो दूसरा लिखे थे हम कि समेशन ऑफ n स्क्वायर, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है उसको भी हम लिखे थे। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, वही देखिए एक्चुअली क्वेश्चन है। इसको ना भी समझ में आया, इसका अर्थ क्या है, कुछ नहीं, ये जो इतना लैंग्वेज लिखा गया इसका मतलब ये है कि जो n है ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं कहां शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। इसका भी मतलब है n क्या है, 1 से शुरू हो रहा है, n 1 के बराबर है और उससे बड़ा है। क्लियर? क्या है, 1 के बड़ा है और 1 के बराबर है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 ही संख्या हमको रखनी है। ओके, तो यही हमें प्राकृतिक संख्याओं का आज तक जो हम लोग वर्गों का योगफल पढ़ते चले आए हैं उसी को हम सिद्ध करेंगे कि एक्चुअली में क्या सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। हम n का मान कुछ भी रखें, सबके लिए आंसर हमारा करेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या पढ़े थे कि हमारे पास कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप। इन्हीं 3 स्टेप को हम फॉलो करेंगे बार बार, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आराम से देखिए, पहला क्वेश्चन हम आराम से चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मानेंगे ऐसे कि माना, आराम से एज्यूम करेंगे माना Pn, यानी जो दिया गया कथन है हम Pn मानेंगे, यानी Pn फिर कोलन का सिंबल लगाएंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n। क्लियर? ऐसे मतलब Pn के बराबर जो दिया गया कथन उसको हम रख लेंगे। ये लेफ्ट वाला होगा, फिर राइट वाला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे, हम कहते हैं सबसे पहले हम चेक करेंगे कि n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है कि नहीं सत्य है। तो हम लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, यानी फॉर n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम n बराबर 1 के लिए चेक करेंगे, फिर n बराबर k के लिए मानेंगे और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अगर सिद्ध हो गया काम हो जाएगा। तो देखिए हम n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा P1, जहां जहां पे n है वहां पे आप 1 रखिए केवल। P1 बराबर, तो देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 4 ऐसे कहां तक है, n स्क्वायर तक है, यानी n पद है। जब हम एक पद लेंगे कितना होगा, 1 का स्क्वायर केवल होगा। क्लियर? कहने का अर्थ ये है कि कितने पद लेने हैं, हमें केवल एक पद लेने हैं। तो ये एक पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। तो या तो आप ये पूरा ऐसे समझिए या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि n स्क्वायर है तो n का मान 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर आ गया। क्लियर? या फिर ऐसे समझिए कि एक पदों तक हमको लेना, केवल एक पद क्या है, 1 का स्क्वायर, उसी को हम रखिए बराबर। अब देखिए राइट में जो है उसमें भी n बराबर 1 रखिए, तो यदि हम 1 रखेंगे तो 1 1 प्लस 1, फिर यहाँ पे 2 गुणे 1
+1/6। हल करेंगे तो देखिए P1 का मान क्या रहा, 1 का स्क्वायर यानी 1 बराबर, देखिए 1 का गुणा 1 में, सॉरी 1 का गुणा 1 + 1 में करेंगे तो 1 ही, 1 का कोई काम ही नहीं, इसको छोड़िए। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू, अब देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 का नाम 2 + 1 3 हो जाएगा, और नीचे क्या है 6, तो देखिए 3 गुना 6, चाहे तो पूरा पूरा काट सकते हैं, यानी P1 बराबर क्या आ गया, 1 बराबर 1 आ गया। यानी जो Pn है वो n बराबर 1 के लिए सत्य है। दरअसल लिख सकते हैं कि Pn n = 1 के लिए सत्य है। क्या किए हैं, जो हमें Pn दिया गया था, अर्थात Pn नहीं भी दिया गया है तो हम मान लेते हैं अपने आप से, जो हमें स्टेटमेंट कथन दिया गया था उसी को हम Pn के बराबर मान लिए। फिर हम सबसे पहले प्रोसेस, हरदम कोई भी क्वेश्चन होगा हम यही काम करेंगे कि हम n बराबर 1 रखेंगे, पहले हम n बराबर 1 रखें तो P1 फिर कोलन बराबर, फिर देखिए हम कितने पदों तक लेंगे, केवल एक पदों तक। क्यों, क्योंकि n का मान 1 है, तो ये पद क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर रखेंगे। क्लियर, माइंड में आना चाहिए हम 1 स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि n बराबर 1 है, एक पद तक, तो एक पद 1 स्क्वायर है, इसको रख लिए बराबर। अब इसका पूरे का काम खत्म है, केवल हमें एक ही पद चाहिए था। अब चले आते हैं राइट में, तो यहाँ पे n का मान जब 1 रखेंगे और हल करेंगे तो वो भी 1 आ गया, अर्थात ये पूरा क्या है 1 आया और इसका भी मान 1 आया, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, अर्थात n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। अब दूसरा काम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि Pn n बराबर k के लिए सत्य है। तो काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, लंबा सा क्वेश्चन होता है इसका और कुछ होता नहीं है, केवल देखने में लंबा लगता है लेकिन होता बड़ा ही आसान है, क्योंकि इसमें 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं और वो स्टेप अगर 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा करना क्या होता। तो देखिए हम मानेंगे अब कि माना Pn n = k के लिए सत्य है, मतलब अपने आप से हम एज्यूम कर लेंगे कि माना Pn n = k के लिए सत्य है, या फिर ऐसे कह सकते हैं माना Pk n = k के लिए सत्य है, ये भी सही है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए Pn जो दिया गया है वो n बराबर k के लिए सत्य है, अर्थात Pn बराबर ये था, तो जहां जहां पे n वहां पे k करिए, अर्थात पूरे स्टेटमेंट में आप n के जगह पे केवल k कर दीजिए, तो Pk क्या हो जाएगा, Pk कोलन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते n स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, ऐसे करेंगे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ऐसे करते प्लस k स्क्वायर, और इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा k इंटू, यानी ये पूरा जो है उसी में k रख दीजिए बस, यानी k इंटू k + 1 क्या आ जाएगा, k इंटू k + 1 इंटू 2k + 1/6। इसी को हम संबंध 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, संबंध 1, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, 2 काम हो गए हमारे, 2 स्टेप। एक स्टेप क्या हो गया, n बराबर 1 के लिए हम देख लिए कि हमारा सत्य है, फिर दूसरा हम मान लिए, दूसरा माना जाता है स्टेप हमेशा कि हम मान लेंगे कि Pn n बराबर k के लिए सत्य है। अब तीसरा क्या करेंगे, तीसरा काम ये करेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि जब दूसरा कथन सत्य है तो हमारा तीसरा भी सत्य आ गया। बस अब हम लिखेंगे कि माना नहीं लिखेंगे, क्योंकि माना तो हम कर चुके हैं ना, मतलब एक एज्यूम कर चुके हैं कि Pn n बराबर k के लिए सत्य है। ऐसे लिखेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे, या आपको लिखना पड़ेगा, अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n = k + 1 के लिए सत्य है। क्लियर, नाउ वी विल प्रूव दैट Pn is true for n = k + 1। मतलब अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn क्या है, सत्य है। कब, जब n का मान k + 1 है। थोड़ा सा और बढ़ा के लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, सत्य है जब कभी Pn n = k के लिए सत्य है। थोड़ा सेंटेंस लिख देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब हम क्या करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे Pn n बराबर k + 1 के लिए सत्य है, लेकिन कब, जब Pn n बराबर k के लिए सत्य, यानी इसी को आधार हम मान करके इसको सिद्ध करेंगे। क्लियर, चलिए कैसे सिद्ध करेंगे, जो दिया गया था हमारा Pn
इसी में क्या करेंगे, n बराबर k प्लस 1 रखेंगे। जहां जहां पे Pn है वहां पे हम Pk प्लस 1 यानी पूरा स्टेप वही रखेंगे, खाली n के जगह पे हम k प्लस 1 कर देंगे। उसी को करते करते हम ला देंगे कि ये अगर सत्य है तो ये भी तीसरा वाला भी हमारा सत्य, यानी इसी के ऊपर हम पूरा देखेंगे, इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर ये सत्य है माने हैं तो इसी के ऊपर दूसरा भी सत्य आ गया तो काम हो जाएगा। अब थोड़ा सा प्रोसेस समझते हैं करना क्या है। तो करना ये है कि जहां जहां पे n था वहां पे हम क्या रखेंगे, Pk प्लस 1। पूरा सॉल्व करते करते अगर हम ला देंगे जहां जहां पे k रखा गया वहां पे k प्लस 1 आ जाए, यानी k है तो k प्लस 1, k है तो k प्लस 1, 2 k प्लस 1 और नीचे 6 है 6 ही रहेगा, यानी जहां जहां पे k वहीं पे क्या आ जाए, k प्लस 1 आ जाए। तो हम थोड़ा सा आप एक काम करिए, इतना इरेज करने से पहले आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा, कहां तक, ये इतना नोट करिए यहां से यहां तक, इसी को मिटा रहे थोड़ा सा। चलिए देखते हैं अब हम क्या करेंगे, यही हमारा जो Pn था इसी में कैसे हम लिखना कैसे है, ये पूरा यहां तक लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, इसके बाद जो लिखना है उसको हम यहां लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि Pk प्लस 1 कोलन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके प्लस, जहां पे n वहां पे कितना रखेंगे, k प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर, और जहां जहां पे n वहां पे कितना रखेंगे, k प्लस 1, तो ये हो जाएगा k प्लस 1, और जहां पे n है थोड़ा सा इसको भी हटा देते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। देखिए केवल आप जहां जहां पे n वहां पे k प्लस 1 रखिए, क्यों, क्योंकि जब हम k रखते थे तो जहां जहां पे n होता था वहां पे k रखते थे। अब k प्लस 1 जहां पे n है वहां पे हम k प्लस 1 रख रहे हैं, पूरे के जहां पे हम k प्लस 1 कर देंगे। तो देखिए k प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर n यहाँ k प्लस 1 और n के यहाँ पे क्या हो जाएगा, k प्लस 1 फिर प्लस 1, ऐसे ही 2 k प्लस 1 प्लस 1 और बटे कितना 6। इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्लियर, चलिए, क्योंकि स्पष्ट रहेगा हम क्या करेंगे, मतलब जब लास्ट में सिद्ध करेंगे तो हमें मिलना चाहिए ऐसे कि जहां जहां पे n था वहां पे k प्लस 1 हुआ है। क्लियर, चलिए अब थोड़ा सा और इसमें हम दिमाग लगाएं कि एक्चुअली में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का ऐसे करते करते k प्लस 1 होल स्क्वायर तक गया। तो देखिए 4 है, 4 से पहले क्या 3 है, मतलब 1 कम है, वैसे 3 है, इससे पहले 1 कम 2 है, तो ऐसे ही k प्लस 1 है, इससे एक पहले क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे k रहा होगा, अर्थात k प्लस 1 में अगर एक कम करेंगे तो एक मतलब -1 करेंगे कट जाएगा, केवल k बचेगा, अर्थात इससे पहले क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे k स्क्वायर रहा होगा। क्या रहा होगा, k स्क्वायर रहा होगा। अब हमें बताइए कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हम लोग योगफल निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहां से लेकर के यानी k स्क्वायर तक का योगफल हम निकाल चुके हैं, किसका मान ये होता है। तो हम इसी के जगह पे हम रख देंगे कि k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1/6। क्लियर, यानी पूरे इतने का मान हम पहले से निकाल चुके हैं, ये होता है। फिर उसके बाद प्लस, और ये क्या है k प्लस 1। बस अगर हम ये पूरा उठाए हैं और यही यहाँ पे आप लिख सकते हैं किससे हुआ है, 1 से, यानी संबंध नंबर 1 से ऐसा काम हम लोग किए। अब देखिए इसी को हम हल करेंगे और यही अगर लास्ट में हम ला दिए तो हमारा काम हो गया। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए k प्लस 1 इसमें भी है, k प्लस 1 इसमें भी है, तो हम k प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं। क्लियर, क्या करना है, इसका बटा ये छिपा हुआ है, आप चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए k प्लस 1 इसमें भी है और k प्लस 1 इसमें भी, इसी को हम कॉमन कर लिए, तो बताइए बचेगा क्या, तो k और 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 और बटे 6 और क्या प्लस, और यहाँ पे क्या बचा है, k प्लस 1 एक निकल गया, केवल k प्लस 1 बचा है, k प्लस 1 बचा है। अब इसी को अगर हल करें हम तो देखिए k प्लस 1 तो है ही हमारे पास, यहाँ पे दिख रहा है, एक स्टेप पर लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वहां पे k प्लस 1, तो देखिए अब यहाँ पे हम अगर गुणा कर दें तो देखिए ये हो जाएगा कि 2k स्क्वायर, देखिए k का गुणा करेंगे 2k स्क्वायर प्लस 1 का गुणा k में तो k प्लस, और देखिए 6 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6k प्लस 6, देखिए 6 का गुणा करेंगे 6k प्लस 6 हो जाएगा और बटे 6। क्लियर, अब चलिए इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी इसी का गुणनखंड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इधर देखिए k प्लस 1, चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर रहने देते हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी, वैसे उसका तो काम खत्म हो चुका है ना, क्योंकि हम एक का प्रयोग कर लिए तो उसको हम हटा ही देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
थोड़ा सा लॉन्ग होते हैं इसके क्वेश्चन, केवल आप लेकिन प्रोसेस देखिए कि प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे किया जा रहा है। तो k+1 रखिए, k+1, और आगे देखिए क्या है यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। तो देखिए 2k² जैसे वैसे उतार लेते हैं 2k², और देखिए k वाला टर्म देखिए दो जगह है, k+6 यानी 7k हो जाएगा, प्लस 7k और प्लस 6, और बटे में कितना, तो बटे में हो जाएगा 6। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इतना हो गया। अब कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, तो अभी कॉमन नहीं हो रहा है तो हम एक काम कर लेते हैं ना, इसका गुणनखंड करते हैं। 2k² प्लस k प्लस 6k प्लस 6, ठीक है, ओके। अब देखिए अगर हम कुछ सोचे इसमें कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 6 दूनी 12 आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन माइनस में आ जाएगा ना, तो एक सेकेंड हमें और क्या कर सकते हैं, इतना मिल गया k+1 2k² प्लस k प्लस 6k प्लस 6/6, क्लियर। तो 2k प्लस 7, हम चाहे तो अगर हमें कुछ नहीं पता तो हम कौन सा श्रीधराचार्य लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई भी अगर द्विघात बहुपद या कोई समीकरण तो उसका मान कैसे निकाल सकते हैं, श्रीधराचार्य से। या फिर क्या हमको लाना है, ये लाना है कि k+2 आ जाए और 2k अर्थात 2k प्लस 2, अच्छा एक सेकंड थोड़ा इसको हल करके देख लें क्या आएगा हमारा, यानी k+1 आएगा, एक तो k+1 आ ही चुका है, नीचे 6 आएगा वो हम निकाल ही चुके हैं वो सब चीजें, और k+1 है, और इधर क्या हो जाएगा k+2 1 1 2 करेंगे, जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 1 अर्थात 3/6। ये हमारे पास मतलब ये हमें लाना है, ये कैसे आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा अगर कुछ भी ना है ना तो आप इसको गुणा कर लीजिए। गुणा कैसे करें, k का उठाइए तो 2k² हो जाएगा प्लस 3k प्लस 2 2 4k प्लस है, चलिए ठीक, तो हमारा देखिए काम हो गया। गुणनखंड भी मिल गया कि 4 और 3, 4 3 7, 4 3 12। ऐसे ही आप समझ सकते हैं, जब कभी भूल जाए आपको कि कैसे हमको गुणनखंड करना है, तो हम ऐसे करके इसका यानी ये जो हमारा है इसको हम सॉल्व कर लेंगे और गुणा करके, क्योंकि गुणनखंड क्या होता है, गुणा करने की विपरीत प्रक्रिया होता है, वैसे ही करके हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा k+1, इधर देखिए 2k² प्लस जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 6 दूना 12, तो हम क्या कर सकते हैं 4 प्लस 3 देख सकते हैं, 4k प्लस 3k और प्लस 6 जैसे वैसे उतार लेते हैं, और बटे कितना 6। तो देखिए अब हल करेंगे आगे, ये हो जाएगा k+1, तो देखिए इनमें क्या कॉमन है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 2k कॉमन है, तो 2k कॉमन करेंगे तो मिलेगा कितना k+2 प्लस इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना मिलेगा, 3 कॉमन कर लेते हैं, जब 3 कॉमन करेंगे तो मिलेगा k+2, ओके, और नीचे कितना होगा बटे 6, तो जैसे वैसे उतर जाएगा। यहाँ हो जाएगा k+1 और इधर हो जाएगा k+2, और इसको हम अगले क्वेश्चन में कर लेंगे 2k प्लस 3/6, क्लियर। यहाँ पे देखिए k+1 है, और हमें क्या चाहिए, k+1 चाहिए। हम ऐसे ही नहीं रख करके छोड़ेंगे, क्योंकि हमें इस रूप में लाना है। तो देखिए k+2 को हम लिख सकते हैं k+1 मान लो कोई अंतर नहीं है, k+2 आ जाएगा जब जोड़ेंगे। फिर देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कैसे, 2 फिर k+1 कैसे, जब हल करेंगे तो हो जाएगा 2k+2 और +1 और 2+1 जुड़ेगा तो 3 आ जाएगा, और नीचे क्या है बटा 6, क्लियर। तो देखिए यही हमारा राइट हैंड साइड आ गया, अर्थात k+1 और k+1 2 टाइम्स k+1 +1/6, बस हमारा काम हो गया। अब हम लास्ट में कह सकते हैं कि अतः Pn n इक्वल टू k+1 के लिए सत्य है, अतः Pn n इक्वल टू k+1 के लिए सत्य है। अब लास्ट में कह सकते हैं इसलिए Pn n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए भी सत्य है। बस यही हमें करना था एक्चुअली में कि Pn n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, जो कि हमारा क्वेश्चन है, यही करना था। यानी सभी के, थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं, फॉर ऑल यानी सभी के लिए सत्य है। क्लियर, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपका
हैबिट हो जाए, कुछ करना नहीं, केवल यही 3 प्रोसेस करने हैं, मतलब 3 स्टेप को फॉलो करने हैं। एक n बराबर 1, n बराबर k और n बराबर k प्लस 1, बस इतना ही करना है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है कि सभी धन पूर्णांक n के लिए, यहाँ पे धन की ही बात की जाएगी, यानी कोई भी n होगा वो हमेशा धन पूर्णांक ही होगा। ये हमें अगर नहीं दिया तब भी हम अंडरस्टूड यानी इतना समझ जाएंगे। सभी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि 2 पावर n हमेशा बड़ा होता है किससे, n से। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप की मानेंगे, माना स्टेप नहीं या यूं कह सकते हैं कि इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे, यानी pn करके, यानी pn है हमारा, ये दिया गया स्टेटमेंट pn है 2 पावर n ग्रेटर देन n, इसको पूरे इतने को हम pn मान लिए, यानी pn है हमारा 2 पावर n ग्रेटर देन n। अब पहला स्टेप क्या किया जाता है, ये हम लिखेंगे कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए हम n बराबर 1 के लिए चेक करेंगे क्या दिया गया कथन सत्य है कि नहीं सत्य है। तो हम लिखेंगे p1, जहां जहां पे n वहां पे 1 रखिए, बराबर नहीं कोलन है तो कोलन लगा लेते हैं। तो 2 पावर n का मतलब 1 ग्रेटर देन n का मतलब 1। अब बताइए कि क्या 2 की घाते 1 का मतलब 2 होता है, क्या 2 1 से बड़ा होता है कि बड़ा होता है? आप और साहब कहेंगे कि 2 घाते 1 बड़ा होता है 1 से, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं 2 बड़ा है 1 से। तो ये क्या है, सत्य है। ऐसे लिख सकते हैं कि जो कि दिया गया कथन सत्य है। 2 क्या होता है, P1, ये 2 ग्रेटर देन 1 आ गया, अर्थात कह सकते हैं कि P1 सत्य है। क्लियर? क्योंकि शब्दों में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्योंकि 2 1 से बड़ा होता है, क्योंकि 2 1 से बड़ा होता है। चलिए P1 सत्य हो गया। अब दूसरा काम क्या करेंगे हम, दूसरा स्टेप हम मानेंगे कि Pn n बराबर k के लिए सत्य है। तो हम मान लेते हैं कि माना Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है। क्लियर? तो पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, ये Pn था, n बराबर 1 रखें और वहां से देख लिए कि Pn क्या हो गया, सत्य हो गया n बराबर 1 के लिए। अब हम मान लेंगे कि माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है। तो Pn क्या था एक्चुअली में, ये था हमारा Pn, चलिए इसको हम माइंड में ही करते हैं, ये दिया गया यहीं पे डायरेक्ट हम k रख देते हैं n का मान, ये हो जाएगा p k, तो इसके बाद हो जाएगा 2 पावर k ग्रेटर देन n बराबर क्या है k, ये हम संबंध नंबर 1 मान लेते हैं, यानी p k क्या हो गया 2 पावर k ग्रेटर देन k, अर्थात 2 पावर k क्या है, बड़ा है किससे, k से। क्लियर? अब हम लिखेंगे ऐसे कि अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1, Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है जब कभी Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है। मतलब हम जो तीसरा यानी दूसरा स्टेप जो करेंगे ये हमेशा क्या होना चाहिए, यानी ये हम मानेंगे कि सत्य है, ये अभी दिया नहीं रहेगा, दूसरे स्टेप को हम मान लेंगे और जो तीसरा स्टेप होगा ये हमेशा पूरा डिपेंड होगा किस पे, इसे दूसरे वाले स्टेप पे यानी दूसरे वाले पे। यानी अगर ये सत्य है तो अगर हमें तीसरा वाला भी अगर हम निकाल दिए कि सत्य आ गया इसके अकॉर्डिंग, तब हम कह देते हैं दिया गया पूरा कथन हमारा सत्य है। तो हम लिखेंगे कि P जहां जहां पे k वहां पे k प्लस 1 रखिए, या ऐसे समझ सकते हैं जहां पे n है वहां पे k प्लस 1 रखिए। तो P k प्लस 1 ये हो जाएगा 2 पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन, यानी यहाँ कितना रखेंगे k प्लस 1 रखेंगे। अब हमें बताइए कि 2 पावर k प्लस 1 है, क्लियर, और ग्रेटर देन k प्लस 1 है। तो बताइए ये 2 पावर k ग्रेटर देन k ये हम माने कि नहीं माने हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 से हमारे पास क्या है 2 पावर k बड़ा है k से। ये तो हमें 1 से पता ही है ना कि 2 पावर k क्या है, बड़ा है k से। तो अगर हम दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2 पावर k इंटू 2 ग्रेटर देन 2k।
ऐसे कर सकते हैं ना, किसी भी संख्या से हम गुणा कर सकते हैं दोनों पदों में, यानी दोनों पक्षों में, पदों नहीं बोलेंगे, यानी 2 से गुणा किए 2 पावर k इंटू 2 ग्रेटर देन 2k। अब बताइए कि 2 पावर k है, 2 पावर यहाँ पे 1 छिपा है, गुणा घाते क्या होते हैं, जुड़ती है, जिसे हम लिख सकते हैं 2 पावर k प्लस 1। क्या कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी लिख सकते हैं 2 पावर k प्लस 1, 2 पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन, इधर क्या है 2k, 2k का मतलब क्या है k प्लस k। क्या मतलब होता है 2k का मतलब क्या होता है, k प्लस k ही होता है। अब हमें बताइए क्या 2 पावर k प्लस 1 हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना कि 2 पावर k प्लस 1 k प्लस 1 से बड़ा है। अब बताइए कि k प्लस 1 बड़ा है कि k प्लस k बड़ा है, तो सभी कह सकते हैं कि k में मान लीजिए k बराबर 5 है, k बराबर 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे, चलिए एक काम करते हैं स्टेटमेंट लिख के दिखाते हैं, k प्लस 1 है और क्या है k प्लस k, इसमें बड़ा कौन है, तो देखिए अगर हम k बराबर 5 रख रहे हैं तो इसका मान कितना आएगा, 5 प्लस 1 आएगा 6, इसका मान कितना आएगा 5 प्लस 5 कितना आएगा 10। तो आराम से हम देख सकते हैं कि हमेशा k प्लस k बड़ा आएगा, किससे, k प्लस 1 से। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि चूंकि k प्लस k बड़ा होता है किससे, k प्लस 1 से, इसलिए 2 पावर k प्लस 1 जो है ये बड़ा हो जाएगा किससे, k प्लस k के बजाय क्या लिख सकते हैं हम, k प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिए जब 2 पावर k प्लस 1 बड़ा है किससे, बड़ी संख्या से, जब बड़ी संख्या से बड़ा है, अर्थात ऐसे समझिए जब k प्लस 1 से बड़ा है k प्लस k से बड़ा है ये, तो आराम से इससे बड़ा ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 पावर k प्लस 1 बड़ा है k प्लस 1 से। यही तो हमें सिद्ध करना था कि k प्लस 1 क्या है, 2 पावर k प्लस 1 बड़ा है किससे, k प्लस 1 से, यही सिद्ध हो गया। अब ऐसे हम कह सकते हैं कि अतः Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है, जब Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है। तो देखिए अब लास्ट में क्या कह देंगे, लास्ट वाला स्टेप यहां पे लिख देते हैं, लास्ट में कहेंगे इसलिए किसी भी धन पूर्णांक n के लिए 2 पावर n ग्रेटर देन n सत्य है। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, वही उतार दीजिएगा, इसलिए किसी भी धन पूर्णांक n के लिए 2 पावर n ग्रेटर देन n होता है। बस इसी को हमें सिद्ध करना था, यही हमारा सिद्ध हो गया। नहीं दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यही कुछ लिखा नहीं है, एक्चुअली में यही है कि हम लास्ट में जो लिखे हैं कि सभी धन पूर्णांक n के लिए Pn सत्य है। क्लियर, ये लास्ट वाला लाइन ये है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 3 देखते हैं कि सभी पूर्णांक n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट 1/n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू n/n प्लस 1 के बराबर है। ये हमें करना है सिद्ध। देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन, ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, तो हम करेंगे क्या, वही तीन स्टेप, कोई भी क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम वही काम हमेशा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे कि माना ये Pn है, तो दिया गया कथन है, मान लेंगे ये Pn है, तो Pn के बराबर क्या दिया गया है, 1/, हमारा 1/, में 1 इंटू 2 है, 1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू n/n प्लस 1। ये तो हमारा दिया गया कथन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी से को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। पहले n बराबर 1 रखेंगे, फिर n बराबर k मानेंगे, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे। तो हम लिखेंगे कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, तो देखिए ये हो जाएगा P1, कोलन लगा लेते हैं, P1, तो एक स्टेप लेंगे केवल 1/1 इंटू 2 बराबर 1, यानी आप 1 रखिए, यानी 1/1 प्लस 1। फिर से समझिए, ये पूरा दिया गया था हमारा Pn, यहाँ पे n बराबर 1 का अर्थ क्या है, केवल एक टर्म यानी एक पद लेनी है। तो एक पद क्या है हमारा 1/1 इंटू 2 है, बराबर पूरा क्या है इसका योगफल, ये यानी आप 1 रखेंगे तो 1/1 प्लस 1 ये हो जाएगा, यानी P1 आ गया हमारा 1/1 इंटू 2 यानी 2 बराबर
एक सेकंड, तो n का मान कितना है, ठीक है एक सेकंड, कुछ छूटा क्या, n का मान हम कितना रखे, एक रखे ना, तो 1 प्लस 1 होगा, तो 2 कहां से रख दिए, 1 होगा ना। तो देखिए n के जहां पर हम 1 रखेंगे, क्योंकि n बराबर 1 लिए हैं, तो 1/1 प्लस 1, तो 1/1 इंटू 2 हो जाएगा, बराबर 1/2 हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे कि जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। तो ऐसे हम कह सकते हैं अतः Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अतः Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। क्लियर? तो एक सेकंड ऐसे ही आप कर सकते हैं, कोई भी हो। चलिए आगे देखते हैं क्या किए हम। ये Pn हमें दिया गया था, हम n बराबर 1 के लिए रखे, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम क्या मानेंगे, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इस वजह से एक ही बार में आ नहीं पाएगा। प्रयास ये करते हैं कि एक ही बार में आ जाए, इस वजह से छोटा छोटा लिखते हैं और थोड़ा सा इसी में कटिंग फटिंग करके आप तो समझ जाइए करना क्या है। n बराबर 1 के लिए पहले, फिर n बराबर k के लिए, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो हम ऐसे मानेंगे कि माना Pn n इक्वल टू k, माना Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है जब कभी, ऐसे आप रट लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, बार बार वही करना है कि माना Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है जब कभी Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, एक सेकंड, माना Pn n इक्वल, अच्छा एक सेकंड, अभी ये तो दूसरा वाला है ना, माना Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है। अभी तीसरे स्टेप में लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे माना Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है। तो अभी क्योंकि दूसरे स्टेप पे पहुंचे ना, तो हम लिखेंगे p k कोलन, माना Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है। इसका मतलब Pn हमारे पास ये था, तो हम n की जगह केवल k रखेंगे, p k बराबर 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/, केवल n के यहाँ कितना कर दीजिए k। चलिए काम कर लेते, थोड़ा ये स्टेप भी लिख लेते हैं, n के यहाँ करें k इंटू k प्लस 1, k इंटू k प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा k/k प्लस 1। क्लियर? चलिए ये आ गया हमारा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देगा, फिर एक्चुअली में यहां से लेकर यहां तक हम ये पा गए 1/k इंटू k प्लस 1, लेकिन इससे पहले क्या रहा होगा, इससे, अच्छा एक सेकंड, हम क्या निकाले हैं, माना Pn n इक्वल टू k ले सकते हैं, इसको हम पहले, इसको कुछ नहीं सोचते हैं, अभी जैसे दिया गया वैसे हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि हम जो हमारा तीसरा स्टेप होता है उसमें हम चेक करते हैं ना, क्या करते हैं, पहले इसको तो कर लिए, दूसरे स्टेप में केवल हम n बराबर k के लिए हम मान लेते हैं ये सत्य है, उसको जैसे है वैसे उतार लेते हैं कि Pn n बराबर k के लिए सत्य है, तो जहां पे n था वहीं में हम k रख करके इसको हम इक्वेशन बना करके छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता है। अब हम लिखेंगे जो यहाँ पे लिखने वाले थे, अब यहाँ लिखेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है जब कभी Pn n बराबर k के लिए सत्य है। क्लियर? क्या समझे हम कि केवल आप माइंड में इतना फीड कर लीजिए, अगर स्टेप इधर उधर हो रहा है तो आप ऐसे सही भी कर सकते हैं। कैसे कि हम पहले हम Pn मानेंगे, फिर n बराबर 1 के लिए देखेंगे सत्य है कि नहीं सत्य है, n बराबर 1 के लिए अगर सत्य आ गया, फिर हम क्या करेंगे, हम Pn n बराबर k के लिए देखेंगे सत्य है कि नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे कि Pn n बराबर k के लिए सत्य है। ये अपने मन से मान लेंगे, ये चाहे कुछ सही सत्य हो या ना हो, इसको मान लेते हैं, देखने की आवश्यकता नहीं है। तो माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है, तो उसको जो हमारा Pn दिया गया था उसी में हम n यहाँ पे तरह दें k, तो pk करके आ गया। फिर हम नीचे क्या लिखते हैं कि अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है जब कभी Pn n बराबर k के लिए सत्य है। यानी ये हमारा एजम्पशन होता है, एज्यूम करते हैं, और उसके बाद जो तीसरा स्टेप है इसको हम सिद्ध करते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब हम सिद्ध करेंगे कि pk प्लस 1 है, तो हम लिखेंगे pk प्लस 1, ऐसे हम रखेंगे कि जहां जहां पे n वहीं पे केवल कर दीजिए आप pk प्लस 1, या फिर आप यहां से कर सकते हैं, या फिर यहीं से देखिए pk प्लस 1
ये हो जाएगा पी के प्लस 1/1 यानी 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 यानी यहाँ के प्लस 1 और यानी यहाँ पे के प्लस 1 प्लस 1 के प्लस 1 प्लस 1 क्लियर। के प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया के प्लस 1 के प्लस 1 प्लस 1 के प्लस 1 प्लस 1। क्लियर। क्या किए हैं कि जो हमारा पीएन दिया गया था उसी के यन की जगह हम केवल के प्लस 1 रखे हैं और हमारा ये रूप आ गया। अब हम ये थोड़ा सा समझें कि ये जो हमारा यहां तक दिया गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां पे देख सकते हैं ये 1/k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 है। लेकिन इससे पहले वाला स्टेप क्या रहा होगा, इससे पहले वाला स्टेप रहा होगा कि 1/, चलिए थोड़ा सा डाटा करते हैं, 1/k प्लस 1 है तो इससे एक कम के रहा होगा। क्लियर। और k प्लस 1 है तो इससे एक पहले क्या रहा होगा, k प्लस 1 रहा होगा, k प्लस 1 रहा होगा। बस हमारा काम हो गया। केवल यही एक स्टेप सोचना होता है कि लास्ट हम कर लिए तो उससे एक कम करके लिखते हैं। k प्लस 1 है तो इससे एक कम करेंगे तो k मिलेगा और k प्लस 1 का एक्चुअली में क्या मतलब k प्लस 2 आएगा। क्लियर। चलिए हमें बताइए यहां से लेकर यहां तक का मान कितना है, तो आप यहां से बता सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का मान है k प्लस 1। तो इसके जगह हम रख सकते हैं कि k पूरे इतने की जगह पे कि k प्लस 1 कर सकते हैं पूरे इतने की जगह पे, क्योंकि ये हमें दिया गया है इक्वेशन नंबर 1 से k प्लस 1 फिर प्लस, और ये तो देखिए इतना केवल अभी हुआ है, इतना बचा है, यानी 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 मतलब k प्लस 2। बस अब इसी को हम अगर सॉल्व कर लें और ये हमारा आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा k/, अच्छा थोड़ा सा हम इधर बिठा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका तो काम हो ही गया। केवल आप इतना याद रखिए कि हमें k प्लस 1 प्लस 1 लाना है, तो हम ये काम इसका काम कर देते हैं, हटा देते हैं इसको। तो देखिए यही वाला चीज यहां पे लिखते हैं। देखिए ये हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1/k प्लस 1 प्लस 2 है। यहां से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो k प्लस 1 देखिए लास्ट में नीचे दोनों में है, k प्लस 1 यहां भी है, k प्लस 1 यहां भी है, तो हम दोनों में कॉमन कर सकते हैं। चलिए यहां पे लिख लेते हैं कि ऊपर क्या है हमारा कि k प्लस 1 है प्लस 1/k प्लस 1 है, ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे से केवल हम कॉमन कर लेते हैं k प्लस 1, तो हो जाएगा 1/k प्लस 1 कॉमन हो गया। अब बचा क्या, तो देखिए k प्लस 1 हट गया, केवल k बचा है, k प्लस, यहां से देखिए k प्लस 1 हट गया, केवल क्या बचा, 1/k प्लस 2 बचा है, 1/k प्लस 2 बचा। अब इसी को हम कर लेंगे हल और देखते हैं क्या आता है। तो 1/k प्लस 1 हल करेंगे तो इसका यहां गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा k का गुणा करिए 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा बटा k प्लस 2 हो जाएगा। चलिए बड़ा कोष्टक हटा के छोटा ही लगा देते हैं। क्लियर। अब देखिए ये एक्चुअली में क्या है, तो ये हमारा एक सेकंड 2 के क्या होगा, k स्क्वायर होगा ना, केवल 2 नहीं होगा, k का गुणा करेंगे k स्क्वायर प्लस k का गुणा 2 में तो 2k प्लस 1/k प्लस 2 हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा क्या है k प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि k प्लस 1 होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k होगा, तो इसके जगह हम रख सकते हैं 1/k प्लस 1 और देखिए यहां पे हम रख सकते हैं k प्लस 1 होल स्क्वायर अपान नीचे क्या हो जाएगा k प्लस 2 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, एक घात केवल क्या बचेगा, k प्लस 1 अपान नीचे k प्लस 2 बचेगा। और लाना हमें क्या था, हमें लाना था k प्लस 1 अपान k प्लस 1 प्लस 1, तो इसी को हम चाहे ब्रेक कर सकते हैं k प्लस 1 अपान k प्लस 1 प्लस 1 में। बस ये हमारा काम हो गया। अब ऐसे लिख सकते हैं हम लास्ट में कि अतः यहां नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखना है, अतः Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है जब p k सत्य है।
बस। और लास्ट में फिर क्या लिखेंगे, इसलिए कि सभी पूर्णांक यानी फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए Pn सत्य है। बस यही में सिद्ध करना था, ये हमारा काम हो गया। क्लियर? तो अच्छे से नोट कर लीजिए, कुछ था ही नहीं, केवल आप स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते चले जाइए। केवल थोड़ा सा यही कैलकुलेशन करना होता है, यहां से लेकर यहां तक। इसमें थोड़ा सा एक बार पहले सोच लेंगे, इसका मान संबंध नंबर 1 से, चलिए यहाँ पे दिखा लीजिए कि ये 1 से हुआ है। फिर संबंध नंबर 1 से हम मान रख देंगे उठा के, इसी को हल कर लेंगे और ये जो राइट वाला होगा यही लाना होता है, वही ला देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नोट करिए, फिर हमारा क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। यह कि प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि 7 पावर n माइनस 3 पावर n 4 से विभाजित होता है। यानी हमें सिद्ध करना है, देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का है कि हमें सिद्ध करना है प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए, यानी कोई भी धन पूर्णांक अगर n होगा तो सभी के लिए ये जो 7 पावर n है माइनस 3 पावर n है ये 4 से विभाजित होगा। मतलब पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। ये जो दी गई एक संख्या है अर्थात स्टेटमेंट है, ये हमेशा 4 से विभाजित होगा। कब? जब n क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या अर्थात धन पूर्णांक। बोलिए प्राकृतिक नहीं, आप धन पूर्णांक, क्योंकि धन पूर्णांक क्या होता है, जीरो भी ले सकते हैं, जीरो के लिए भी ये लागू होगा, क्योंकि जब जीरो रखेंगे तब भी ये क्या जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो आएगा, जीरो भी 4 से विभाजित होता है, वहां पे लगेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि माना कि जो दिया गया कथन है वो Pn के बराबर होता है, यानी Pn बराबर है कितना, 7 पावर n माइनस 3 पावर n, ये क्या है 4 से विभाजित है। माना Pn 4 से विभाजित है, यानी जो हमारा दिया गया कथन था उसी को हम Pn के बराबर माननी है। यानी माना Pn बराबर ये 7 पावर n माइनस 3 पावर n, ये 4 से विभाजित है। चलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे अब कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए कि हम देखें क्या n बराबर 1 के लिए ये जो दिया गया कथन है 4 से विभाजित है कि नहीं, मतलब 4 से कटेगा नहीं कटेगा। तो n बराबर जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा P1। तो 7 की घाते n की जगह हम 1 रखे, 1 माइनस 3 की घाते 1, देखिए 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 7 में से 3 घटेगा कितना आएगा 4, जो कि 4 से विभाज्य है, अर्थात 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा 4, जो कि 4 से विभाज्य है। अब हम कह सकते हैं अतः Pn n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, Pn n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। बस अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हम मानेंगे कि माना Pn n बराबर k के लिए सत्य है। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, माना Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है। क्लियर? और Pn क्या है हमारा, ये यानी P k, जहां पे 1 है वहां पे कितना रखना है k, तो ये हो जाएगा, यानी हम क्या रखें P k यानी 7 पावर k माइनस 3 पावर k, ये क्या है 4 से विभाज्य है। अदरवाइज इसी की जगह हम कितना लिख सकते हैं 4d, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई एक अचर पद लिख सकते हैं, यानी कोई एक पूर्णांक कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे d क्या है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं d हमारा ये कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्या है कोई नेचुरल धन पूर्णांक है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या है कोई, तो देखिए 7 पावर k माइनस 3 पावर k क्या है, ये 4 से विभाज्य है, मतलब 4 में कुछ भी हो जाए ये हमेशा क्या करेगा, इसको काट देगा। क्लियर? चलिए अब इतना कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 चलिए मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है जब कभी Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है। क्लियर? यही काम हम लोग करते आए हैं कि जो हमारा Pn दिया गया था वो n बराबर k के लिए सत्य है, ये मान लेते हैं और हम इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है कि नहीं है। अगर सत्य हो गया तो हमारा काम हो जाता है। तो हम करेंगे क्या, तो जहां जहां पे n वहां पे k प्लस 1 रखिए, तो हो जाएगा pk प्लस 1, pk प्लस 1, pk प्लस 1,
हो जाएगा 7 पावर k प्लस 1 माइनस 3 पावर k प्लस, अगर यही 4 से विभाजित हो जाए, यही 4 से विभाजित हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें बताइए कि 7 पावर k प्लस 1 है, इसका अर्थ क्या है? 7, यही तो हमारा स्टेटमेंट है ना, ये जो दिया गया है 4 से विभाजित होना चाहिए। p k भी 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित का मतलब 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित? तो अगर ये आपकी माइंड में ना फीड हो रहा हो कि 4D हम क्यों रखे हैं, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि 4 से विभाजित कौन कौन संख्या हो सकती है। आप कहेंगे 4 से 4 भी विभाजित हो सकता है, 4 से 8 भी, 12 भी, और इसके बाद यानी उसी का पहाड़ा मल्टीपल 4, 8, 12 ऐसे करके आप करते चले जाएंगे 16। तो देख सकते हैं कि अगर हम 4D रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे कितना आएगा? 4 आएगा, 2 रखेंगे कितना आएगा? 8 आएगा, 3 रखेंगे 12 आएगा, 4 रखेंगे 16 आएगा, 5 रखेंगे 20 आएगा। मतलब सभी जो 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं सभी यहाँ पे आती चली जाएंगी। इसी वजह से हम 4D रखे हैं। अगर किसी का मल्टीपल निकालना है, जैसे 5 का गुणज निकालना है, तो हम 5m कर सकते हैं या 5k कर सकते हैं, कुछ भी 5 को उसके बाद अचल लगा सकते हैं। तो यही काम हम किए। ऐसे ही हम ये यहाँ पे उठा लिए कि जहां पे n था वहां पे k प्लस 1 करके ये रख लिए। अब इसी को हम क्या कर दें, कुछ हल करने के बाद ला दे कि ये भी 4 से हमारा विभाजित है, इसी का प्रयोग करके तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 7 पावर k प्लस 1, मतलब इसे लिख सकते हैं 7 पावर k इंटू 7, क्योंकि गुणा घातें जुड़ती हैं, इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। फिर माइनस, इसे भी कर सकते हैं 3 पावर k इंटू 3। यहीं पे थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना होता है कि हम किस तरीके से इसको हम ब्रेक करें कि इसका यूज हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। तो देखिए हमें चाहिए क्या, हमारे पास अगर 7 पावर k माइनस 3 पावर k मिल जाता कहीं, तो उसके जगह हम 4D रख देते हैं। तो 7 पावर k है हमारे पास, तो हम क्या कर दें कि 7 पावर k इंटू 7 है, अगर ये मिसिंग जोड़ दें, क्या चीज हमें माइनस चाहिए, तो माइनस वाले पहले कर लेते हैं। माइनस अगर हम कर दें कि 3 इंटू 7 पावर k, अच्छा हमें चाहिए क्या 7 पावर k माइनस 3 पावर k चाहिए, तो हम 7 इंटू 3 पावर k कर लेते हैं। चलिए 7 इंटू 3 पावर k, ये जोड़ दे और यही घटा दे, प्लस अभी बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं, 7 इंटू 3 पावर k, ये जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं क्योंकि कट जाए कोई मान में अंतर आएगा नहीं, और जो लास्ट में बचा उसको उतार दीजिए। माइनस 3 पावर k इंटू 3 या 3 इंटू 3 पावर k कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हम क्यों किए हैं, क्योंकि जब इन दोनों में देखिए हम 7 कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देख सकते हैं 7 जब कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा 7 पावर k माइनस हम 3 पावर k पा जाएंगे। क्या पा जाएंगे, 7 जब कॉमन करेंगे तो हमें 7 पावर k माइनस 3 पावर k मिल जाएगा। तो देखिए ये क्या है, 7 पावर k माइनस 3 पावर k हमें चाहिए था, इसके जगह हम 4D रख सकते हैं। बस इसीलिए हम लोग इतना काम किए हैं। प्लस अब यहां से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो देख रहे हैं दोनों में 3 पावर k कॉमन है, तो 3 पावर k कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा 7 माइनस 3। ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये 3 इंटू मतलब 7 3 पावर k है और 3 3 पावर k है, तो हम 7 में 3 घटेगा 4 कर सकते हैं, 4 3 पावर k, या ऐसे ही कर सकते हैं 7 माइनस 3 हो जाएगा और 7 में 3 घटेगा 4, 4 गुणे 3 की घाते k, या डायरेक्ट यहीं पे कर दीजिए आप। देखिए सेम सेम है ना, 3 की घाते k 7 बार है और 3 की घाते k 3 बार है, घटेगा कितनी बार आ जाएगा, 4 बार, यानी 4 और 3 की घाते। अब देखिए 7 और ये एक्चुअली में क्या है, पूरा 4D के बराबर है। क्या है, 4D के बराबर है। फिर प्लस यहाँ पे क्या है 4 इंटू 3 पावर k। अब बताइए दोनों में से हम 4 कॉमन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इसको लिख दीजिए 1 से हुआ है। चलिए यहाँ पे आप कॉमन कर सकते हैं 4 कॉमन करेंगे बचेगा 7 गुणे d प्लस 3 की पावर k। अब हमें कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं, केवल बाहर हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया, बस काम हो गया हमारा। अब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब ऐसे लिख सकते हैं, अतः ऐसे कर दीजिए जो कि 4 से विभाज्य है, जो कि 4 से विभाज्य है, क्योंकि जब 4 किसी के आगे लग जाता है तो आराम से वो संख्या पूरी कट जाती है 4 से, जो कि 4 से विभाज्य है। अब हम लिखेंगे अतः Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। तो आप चलिए लिख ही देते हैं, लिख सकते हैं आराम से। चलिए हम लिख देते हैं स्टेटमेंट जो लास्ट में आपको लिखना है। अब ऐसे लिखेंगे अतः Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है जब कभी Pn
Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है। मतलब ये हम मान लिए कि हाँ हमारा जो Pn था ये अगर k बराबर n बराबर k के लिए सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य आ गया, क्योंकि हमें देख रहे हैं जो मिला है वो 4 से विभाज्य। बस अब लास्ट में जो हमें करना था उसको लिख देंगे, इसलिए कि प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए यानी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू धन पूर्णांक मतलब i प्लस कर सकते हैं या कुछ भी z प्लस कर सकते हैं, n के लिए फॉर ऑल के लिए 7 पावर n माइनस 3 पावर n 4 से विभाजित होता है। विभाजित है या विभाज्य है कुछ भी लिख सकते हैं, 4 से विभाज्य है, अपने शब्दों में बना के ऐसे लिख सकते हैं। बस ये ऐसे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और जो भी क्वेश्चन बचा रहेगा तो उसको आराम से आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाएंगे तो उसको बताइएगा, उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा दूसरे पार्ट में। नहीं तो वैसे आप स्टेप को समझ चुके हो कौन कौन से स्टेप करने हैं। कोई भी क्वेश्चन हो केवल 3 स्टेप, पहला P1 फिर Pk फिर उसके बाद Pk प्लस 1, क्लियर, इतना ही करना होता है। तो चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले पार्ट में जो भी क्वेश्चन बचा उसको हम देखते हैं।